शब्दावली निकालिए। ऑनलाइन क्लास में एक छात्र पूछ रहा है कि मैम नोट्स बनाना होगा क्या? तो नहीं बनाओगे क्या? ये भी कोई पूछने वाली बात है या ये बताने वाली है या कहने वाली बात है? नहीं बनाना क्या? बनाना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। निकालिए विलोम शब्द, पेज नंबर 33-34। विलोम शब्द का कितना सेट किया है हमने? 4 हो गया, तो 5 करेंगे आज। पेज नंबर 36, अभ्यास सेट 5। शब्द दिया है और आगे उसका विलोम है, तो मैं अर्थ बताऊंगी। आप जो अर्थ नहीं पता हो, नहीं याद हो, उसे लिख लेना। शब्द है पहला उपादेय। उपादेय का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य या जिसे ग्रहण किया जा सके, उपादेय। इसका विलोम हो जाएगा अनुपादेय। अनुपादेय का मतलब हो गया त्यागने योग्य, जिसे त्यागा जाए। अगला शब्द है परमार्थ। परमार्थ कहेंगे जो किसी दूसरे के लिए किया गया कार्य होगा, उसे परमार्थ। और इसका विलोम हो जाएगा स्वार्थ, जो स्वयं के लिए किया जाएगा, स्वार्थ कहलाएगा। अगला शब्द है स्थिर। स्थिर कहते हैं एक जगह रुका हुआ, एक जगह स्थित, स्थिर कहलाएगा। इसका विलोम हो जाएगा अस्थिर। अस्थिर मतलब जो एक जगह स्थिर ना हो। तो स्थिर का विलोम अस्थिर के साथ साथ चंचल भी होता है। चंचल का मतलब चलायमान, ठीक है, चलायमान शब्द भी आ जाएगा तो वो भी स्थिर का विलोम होगा। तो ये जो स्थिर और अस्थिर हैं, ये अलग अलग नामों से बहुत बार आपकी परीक्षा में आते हैं। आगे मिलेगा आपको, आप समझ जाएंगे। अगला शब्द है संयोग। संयोग का अर्थ है मिलना। इसका विलोम हो जाएगा वियोग। वियोग का मतलब है बिछड़ना या अलग हो जाना। अगला शब्द है वैभव। वैभव का मतलब है ऐश्वर्य या एक तरह से सुख सुविधा से संपन्न या अमीरी कह सकते हैं। ऐश्वर्य, अमीरी, सुख सुविधा से संपन्न। इसका विलोम हो जाएगा पराभव। पराभव का मतलब हो गया एक तरह से विनाश हो जाना या हरास हो जाना या गरीबी, हम कह सकते हैं इसे। अगला शब्द है महात्मा। महात्मा कहेंगे महान आत्मा को। इसका विलोम हो जाएगा दुरात्मा, मतलब दुष्ट आत्मा। अगला शब्द है स्मरण। स्मरण का मतलब है याद रखना या याद रहना। इसका विलोम हो जाएगा विस्मरण। विस्मरण का मतलब है भुला देना। अगला शब्द है सूक्ष्म। सूक्ष्म का अर्थ हो जाएगा छोटा। इसका विलोम हो जाएगा स्थूल। स्थूल मतलब बड़ा। आगे शब्द है आगामी। आगामी कहते हैं आने वाला। इसका विलोम हो जाएगा विगत। विगत मतलब बीता हुआ। अगला शब्द है प्रधान। प्रधान कहेंगे मुख्य को, विशेष या मुख्य। इसका विलोम हो जाएगा गौण। गौण का मतलब हो जाएगा गौण, कम महत्वपूर्ण, जिसका महत्व कम हो या ना के बराबर हो। अगला शब्द है विशेष। विशेष कहेंगे जो अनोखा हो, अनूठा, विशेष, स्पेशल, जिसे हम बोल सकते हैं अंग्रेजी में। इसका विलोम हो जाएगा साधारण। साधारण या सामान्य, ठीक है। अगला शब्द है संधि। संधि का मतलब है दो चीजों का एक साथ जुड़ना, संधि कहलाएगा। इसका विलोम हो जाएगा विग्रह या विच्छेद, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, जो विकल्प में होगा। विग्रह या विच्छेद, जिसका अर्थ होता है अलग अलग तोड़ देना। अगला शब्द है कटु। कटु मतलब कड़वा या तीखा कह सकते हैं। इसका विलोम हो जाएगा मृदु। मृदु मतलब मीठा। अगला शब्द है ओजस्वी। ओजस्वी कहते हैं प्रभावशाली को या जिसका प्रभाव पड़ता हो। तेजस्वी हो जाएगा इसका मतलब भी। ओजस्वी, तेजस्वी, प्रभावशाली। इसका विलोम हो जाएगा निर्जस्वी। निर्जस्वी मतलब जिसका कोई प्रभाव न पड़ता हो। अगला शब्द है गत्यात्मक। गत्यात्मक का मतलब है गतिशील। अभी हमने जो अस्थिर पढ़ा था, अस्थिर इसका
पर्यायवाची हो जाएगा, यानी गतिशील, गत्यात्मक, जो गति में है, इसका विलोम हो जाएगा स्थिर। तो हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारा स्थिर शब्द है उसका विलोम हमारा जैसे अस्थिर था तो गत्यात्मक भी हो सकता है। अगला शब्द आता है हमारा मित्रता। मित्रता यानी जिसे हम दोस्ती कहते हैं, इसका विलोम हो जाएगा शत्रुता यानी दुश्मनी। अगला शब्द है सुधा। सुधा माने अमृत, इसका विलोम हो जाएगा हलाहल। हलाहल का मतलब है विष, जहर। अगला शब्द है मंथर। मंथर का मतलब है धीमा, धीमी गति से होने वाला, इसका विलोम हो जाएगा तीव्र। तीव्र मतलब तेज गति से होने वाला। अगला शब्द है गरिमा। गरिमा का मतलब होता है महिमा या यशगान, इसका विलोम हो जाएगा लघिमा। लघिमा मतलब बदनामी या बुरे काम के लिए आने वाला नाम। अगला शब्द है त्रिकुटी। त्रिकुटी कहते हैं भौ के बीच का स्थान, यानी जहां हम तिलक लगाते हैं, इस स्थान को त्रिकुटी कहते हैं, और इसका विलोम हो जाएगा भ्रिकुटी। भ्रिकुटी मतलब भौएं, ठीक है। अगला शब्द आता है अपव्यय। अपव्यय का मतलब होता है अधिक खर्च करने वाला, नहीं, अपव्ययी कहलाएगा अधिक खर्च करने वाला, और अपव्यय का मतलब अधिक खर्च करना, इसका विलोम हो जाएगा मितव्यय, कम खर्च करना। अगला शब्द आएगा अलभ्य। अलभ्य का मतलब देखो लभ्य शब्द से बना, लभ्य के आगे अ लग गया है। लभ्य माने जो प्राप्त होता हो, जिसे कहते हैं लाभ, ठीक है, प्राप्त होने वाला। अब अलभ्य का मतलब हो गया जो प्राप्त नहीं होता है, और इसका विलोम है लभ्य यानी जो प्राप्त होता है। अगला शब्द आता है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ कहते हैं अज्ञानी को, यानी या कहें जिसको कम ज्ञान हो, थोड़ा ज्ञान हो, और इसका विलोम हो जाएगा बहुज्ञ। बहुज्ञ मतलब जो बहुत अधिक जानता हो। अगला शब्द है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब होता है उत्तम या श्रेष्ठ या सबसे अच्छा, सबसे बेहतर कह सकते हैं, इसका विलोम हो जाएगा निकृष्ट। निकृष्ट मतलब बेकार या व्यर्थ। अगला शब्द आता है उद्यत। उद्यत का मतलब होता है अक्खड़ या अपनी ही बात पर अड़ने वाला, उद्यत कहलाता है, इसका विलोम हो जाएगा सौम्य या विनीत, तो जो अपनी बात पे तो रहता हो लेकिन किसी दूसरे की बात भी मान लेता हो। अगला शब्द है क्रिस। क्रिस का मतलब है दुबला पतला, कमजोर, इसका विलोम हो जाएगा पुष्ट या स्थूल, मतलब हट्टा कट्टा या मोटा, विशाल। अगला शब्द है ग्रामीण। ग्रामीण कहते हैं गांव का, और इसका विलोम हो जाएगा नागर। नागर मतलब नगर का यानी शहर का, ठीक है। तो ये शब्द हमने देखे। देखो यहाँ पे एक हमारे छात्र हैं ऑनलाइन क्लास में, पहले जिन्होंने पूछा कि नोट्स बनाने पड़ेंगे या नहीं, तो आगे फिर से पूछा है कि बुक्स भी खरीदनी होगी क्या। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी तो फिर बोला प्लीज़ मैम रिप्लाई दीजिए, बुक्स भी खरीदनी होगी क्या। बेटा एक बात बताओ, आप आंखों के अंधे हो क्या। अब कहोगे मैडम ऐसे बोल रही है इतना बदतमीजी तरीके से, आपको ये नहीं पता कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस समय। तो मैं उस जिस समय पढ़ा रही थी या आपको विलोम शब्द करवा रही थी, उस समय मैं आपका ये देखूंगी जो आप रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट आप कमेंट्स करे ही जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। इससे ये तो तय हो रहा है कि मैं तो नहीं देख रही कमेंट्स को, लेकिन आप मेरी बात को सुन नहीं रहे बिल्कुल। तो बेटा चाहे नोट्स बना लो या बुक मंगा लो या जो करना है वो कर लो, दुनिया की पूरी ताकत लगा लो। अगर आप पढ़ाई करते समय अगर पढ़ाई नहीं करेंगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिंदी नहीं सिखा सकती। आप में इतनी समझ नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है कि जिस समय मास्टर पढ़ा रहा है उस समय हमें पढ़ना है कि हमें कमेंट करना है। आप लगे हो कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट, रिप्लाई दो रिप्लाई दो। आपको क्या लगता है कि आप इस तरह से करोगे। मैं इग्नोर करती हूँ लेकिन समझा रही हूँ, क्योंकि आपके लक्षणों से मुझे लग रहा है कि आज तुम पहली बार क्लास लेने आए हो यहाँ पर, है ना। तो इसलिए आपको समझा रही हूँ कि जिस समय पढ़ा रहा है ना अध्यापक, तो उस समय पढ़ाई करो। मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को शब्द बता रही थी। अच्छा इसको रिपीट करवाना है ना, चलो तो मेरे साथ बोलना। और ये अपनी कमेंट में लगे पड़े हैं, तो मैं शब्द बोलूंगी और आप लोगों को उसका विलोम बोलना है। उपादेय, परमार्थ, स्थिर, संयोग, वैभव, महात्मा, स्मरण, सूक्ष्म, आगामी, प्रधान, विशेष, विग्रह, कटु, निर्जस्वी, गत्यात्मक, शत्रुता, सुधा, तीव्र, गरिमा, त्रिकुटी,
मितव्यय, अलभ्य, अल्पज्ञ, उत्कृष्ट, सौम्य, कृस, ग्रामीण। लगातार मत देखा करो, मैं बीच में जाने दिमाग का प्रयोग करो, है ना। चलो, तो हम लोग अपनी क्लास शुरू करेंगे। हम लोग कल पढ़ रहे थे प्रत्यय। तो आप लोगों ने घर जाके प्रैक्टिस करी थी प्रत्यय की या नहीं करी? ये हमारी इकाई 2 चल रही है ना। बस हमारा एक और टॉपिक रहने गया, समास। कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने जाके घर पे प्रैक्टिस करी थी? नहीं करी किसी ने भी? एक दो ने करी है, तो यही लोग सफल होंगे। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, अपने आप ही कह रहे। मतलब आपको लगता है, क्या लगता है आपको कि मैं जो यहाँ बोलती हूँ आपको मतलब ऐसे ही बोलती हूँ? आप ये देख रहे हो। चलो एक छोटी सी चीज बताती हूँ, डरना मत सिर्फ उसे। है एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन हो जाता है? नहीं होता। तो जो हाल आपका हिंदी में है वही हाल उस दूसरे में है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, मान लो आप 3 सब्जेक्ट में दे रहे हो, हिंदी में नहीं कर रहे हो, तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसा नहीं बेटा, हिंदी में भी अभी जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना एसआई की, उसे चारों सब्जेक्ट में ना कुछ एक चाहिए मार्क्स, कि इतने मार्क्स आए तो आपका ऊपर सिलेक्शन देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपने हिंदी को देखा ही नहीं, इसमें कुछ भी नहीं किया, तो क्या लगता है चाहे 40-40 ले आना तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, देखो आपको एक छोटा सा गणित बताती हूँ। मान लो कि आपकी पोस्ट कितनी आई है, 1000 पोस्ट आई है। ठीक है, ज़्यादा ही आएंगी पर हम इतना ही मान के चलते हैं। और इन 1000 पोस्ट के लिए लगभग कितने बच्चे फॉर्म भर रहे होंगे यूपी में? बताओ, तुम बताओ, अंदाजा कितना? 15 लाख, ये आप बोल रहे हो। ठीक है, ये आप कह रहे हो कि 15 लाख, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर 1 लाख लेती हूँ। सब निकाल दिए। अब आप यहाँ पे आंकड़ा देखना और समझने की कोशिश करना। तो 1000 हमारी पोस्ट है और 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताती हूँ कि इनमें से 50,000 बच्चे ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा में बैठेंगे ही नहीं फॉर्म भर के। ठीक है, आधे कट गए। अब इसके बाद यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि ये जो 1000 हैं, इन 1000 में से बटा 2 कर लो। यहाँ कितना बचा आपका? 500। अब ये हमने क्यों बटा 2 किया है? क्योंकि इसमें से 500 सीट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेंगी चढ़ेंगी, उसे ना मैं रोक सकती हूँ ना आप रोक सकते हैं। ठीक है, तो ईमानदारी से जो भरी जाएंगी, जिसे आप मतलब पाना चाहते हो, जिस तरीके से आप जॉब पाना चाहते हो, उस तरीके से इसमें आधी ही भरी जाएंगे। तो आधी आ गई। अब 50,000 बच्चे ही हमारे पहुंचेंगे, लेकिन इस 50,000 में से भी हमारे 5,000 बच्चे ऐसे हैं जो पूरी टक्कर देंगे सबको, बाकी और सब कोई पढ़ने वाले नहीं है। ठीक है, ये 5,000 ही कौन है? पढ़ने वाले, टक्कर देने वाले। और इन 5,000 में से 1,000 बच्चे तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से हकदार हैं इस जॉब के, जिन्होंने अपना जान प्राण लगाया हुआ है पिछले 2-3 सालों से। और उसके बावजूद भी इन 1000 में से कितने बच्चों को मिलेंगी? 500। अब अगर आप अपनी गिनती इन 1000 बच्चों के टॉप 500 में से करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अब आपको ये समझ लेना है कि क्या करना है। मैं कुछ नहीं बता रही, ना मैं आपको कोई मोटिवेशन दे रही कि ये करना है वो करना है। जब आपका मन ऐसे करे ना कि अरे हो जाएगा, ऐसे ही लापरवाही, अरे 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 वाली चीज में, तो उस समय इस ग्राफ को देख लेना कि कहाँ आप चल रहे हो। आप पूरे हकदार हो, बिल्कुल इतना कि 1.00001% भी ऐसी चीज नहीं है कि जो आप इस पोस्ट के हकदार नहीं हो, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। 1000 में तो नहीं होने वाला ना, आप टॉप 500 में रहेंगे तभी होगा। तो अब अंदाजा लगा लो कि किस तरह से पढ़ना है आपको। बहुत हार्ड है? हार्ड नहीं है। ये बात आपको ये दिखाती है कि ये जो आप लापरवाही में बैठे रहते हैं ना, हाँ क्या लायक बनो। आपने गिव अप कर दिया?
बिल्कुल, आप ये दूसरे किसी और के लिए ऊपर नहीं थोप सकते, ना किसी टीचर के ऊपर, ना कुछ। आपको देखना है। अरे एक बात बताओ, जिसको तुम चाहते हो, जिसको तुम चाहते हो, क्या करते हो उसके लिए? आखिर क्यों आए वो तुम्हारे पास, जिसे आप पसंद करते हो? अब ये मैं दो तरीके से कह रही हूँ, इस पंक्ति में अन्योक्ति अलंकार है, एक शब्दार्थ है, एक भावार्थ है। आप जैसे देखते हो, हम चाहने वाली बात है, आपका दिल किसी लड़की पे आ गया, तो क्या करते हो आप? 24 घंटे आपके दिमाग में वही चेहरा चलता है, आप कोशिश करते हो उनसे बात करने की, उनकी गली के चक्कर लगाते हो, रोज सोते उठते जगते खाते पीते बस वही चेहरा वही चेहरा, और फिर कुछ ना कुछ ऐसे प्रयास करते हो, काश की वो आ जाए, काश की वो आ जाए। और अगर आपको पता चल जाए कि कंपटीशन है कि जो ज़्यादा गिफ्ट देगा उसकी वो हो जाएगी, तो फिर आप सब कुछ करोगे कि भाई गिफ्ट से अगर ये हो जाती है तो वो सारी चीज़ें। अब ऐसे ही ये आपकी पोस्ट है, आप इसको चाहते हो। अब ये भी तो देख रही है बैठ के कि कौन मेरे लिए कितना करता है। आप कहते हैं मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, तो इन 1000 में से एक बच्चा कहेगा मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, फिर एक कहेगा मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, फिर दूसरा कहेगा मैं तो 14 घंटे पढ़ता हूँ। तो आपको समझ में आ रहा है कि किसका चुनाव करेगी ये? जो उसके लिए पागल हो गया है कि पूरी तरह से नहीं, मुझे चाहिए ही चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या छोड़ना पड़ेगा? दोस्तों के साथ ही चाय पीना छोड़ना पड़ेगा, जो नुक्कड़ गली मुक्कड़ पे खड़े होके करते हैं वो सारी चीज़। आँख सेकना छोड़ना पड़ेगा, जो इधर उधर यहाँ आँख सेकते रहते हैं, चलो उन सारी चीज़ों में। आपको वो सारी फालतू की बकवास छोड़नी पड़ेगी जो आप अपने मोबाइल पे देखते रहते हो, चलते रहते हो। आपको घर वालों की चुगली और ये चपाटी जो चलती रहती है उन सब से बाहर निकलना पड़ेगा। आपके दिमाग में हर टाइम 24 घंटे क्या होना चाहिए कि मुझे ये जॉब पानी है, और इस जॉब को पाने के लिए मुझे क्या करना है। मुझे मैथ्स को पढ़ना है, या रीजनिंग पढ़ना है, या मुझे जीएस पढ़ना है, या मुझे हिंदी पढ़ना है। आप बस उसी दुनिया में रहोगे। ये 4 चीज़ें आपकी दुनिया की, बस इन्हीं में रहोगे। अगर कोई आप सो रहे हो और कोई आपको जगा रहा है, तो आप यूं कहते हुए उठो कि हाँ संधि इतने प्रकार की होती है, और ये सारी चीज़ें। ये हालत जब सब कहें कि अरे तू तो पागल ही हो गया, तब जाके मिलेगी वो। समझ रहे हो ना? तो ऐसे नहीं होगा बेटा, हल्के फुल्के में नहीं होगा। और ना मैं ये कह रही आपको कि मैंने जो आपको ये गणित दिखाई, देखो ये मैंने आपको एक सच्चाई दिखाई है। इसको देखने के बाद ये मत सोच लेना, आप कहेंगे मैम आपने तो ऐसे बता दिया, हमसे तो होगा ही नहीं। अगर तुमसे नहीं होगा तो दुनिया के किसी आदमी से नहीं होगा, क्योंकि आपके पास पूरा आपका शरीर, जो एक पहली पोस्ट वाले बच्चे के पास है ना, वो पूरा शरीर, दिमाग, आंख, नाक, कान, बुद्धि, हाथ पैर, सारी चीजें, सब कुछ आपके पास बराबर है। बस क्या है, आपकी मेहनत। अब ये आपको देखना है करना है कि नहीं करना है, ठीक है? तो इसलिए ये मत सोचना कि मैं कोई आपको डरा रही हूँ, मैं आपको सच्चाई दिखा रही हूँ। अब देखो, हम लोगों ने कल प्रत्यय पढ़ा था। मैं जल्दी से आपको एक समरी कराती हूँ कि हम लोगों ने कल क्या क्या किया था। प्रत्यय में हमने देखा था कि ये वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के, या कहें किसी सार्थक शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, या उसके लिंग वचन में परिवर्तन कर देते हैं। यही हमारे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के बारे में हमने कुछ बातें देखी थी कि यह भी उपसर्ग की तरह कभी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। तो इनका प्रयोग सदैव किसके साथ होता है? किसी शब्द के साथ होता है। प्रत्ययों से शब्दों का विस्तार होता है। ये प्रश्न आया था कि निम्न में से किससे शब्दों का विस्तार होता है? तो अगर हम चारों में से देखें, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इन चारों में से सबसे ज्यादा विस्तार जो होता है वो प्रत्ययों से ही होता है, ठीक है? इसके बाद हमने देखा था कि प्रत्यय हम किस तरह से बना सकते हैं, कितने प्रकार से। तो हमने सबसे पहला पॉइंट देखा था कि कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो किसी शब्द में, चाहे वो क्रिया हो, क्रिया की धातु हो, चाहे वो हमारा संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण हो, इन सब में वो ज्यों के त्यों जुड़ जाते हैं और स्पष्ट हमें दिखते भी हैं अलग से। तो जैसे हमने देखा था, शब्द था हमारा मानव, उसमें हमने ता जोड़ा तो मानवता आ गया। ऐसे ही पढ़ था, पढ़ में हमने ता जोड़ा तो पढ़ता आ गया। ऐसे शब्द बनते हैं। फिर कुछ शब्द हमारे ऐसे थे जिनमें हमने देखा था कि जो मूल शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण, ठीक है, मूल शब्द का अंतिम वर्ण हटाकर हमारा प्रत्यय जुड़ जाता है और वो शब्द बन जाता है हमारा। जैसे कि ये शब्द दिया है, पढ़ धातु में हमने आकू प्रत्यय जोड़ा तो ये हमारा शब्द क्या बन गया? पढ़ाकू। इसी तरह से नमक शब्द में हमने ईन जोड़ा तो नमक का अंतिम वर्ण अ, उसको हटाकर क्या जुड़ गया? ई जुड़ गया, तो शब्द क्या हो गया?
नमकीन हो गया। और जैसे मोटा पा, ये वही शब्द है जैसे हमने पहले वाले पॉइंट पे किया था कि इसमें कोई अंतर नहीं आता, मोटा और पा इस तरह से दिया है। तो पा प्रत्यय उन प्रत्ययों में से आता है जो शब्द में कोई परिवर्तन नहीं करता है, जस का तस जुड़ जाता है। इसके साथ ही हमने एक ऐसा देखा था जिसके अंदर हमारे वो शब्द आए थे कि अगर हम इस प्रत्यय को जोड़ते हैं तो यह अंतिम स्वर को हटाता है और इसका जो प्रथम स्वर होता है यानी मूल शब्द का प्रथम स्वर उसमें भी परिवर्तन करता है। और कौन सा परिवर्तन करता है, हम इसको दीर्घ परिवर्तन कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हो, ये जो आपका ग्राफ बना हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दीर्घ परिवर्तन। ठीक है, यहाँ, ताकि इसको समझ में आए कि दीर्घ परिवर्तन में हमारा क्या आ रहा है। एक बार हम करेंगे दीर्घ परिवर्तन और एक बार करते हैं हम लघु परिवर्तन। तो दीर्घ परिवर्तन में हमको पता है कि इन दोनों में से कोई सा भी होगा, परिवर्तन किसमें होगा, दीर्घ वर्ण में। यहाँ पे हम देखेंगे ई ए इन चारों में से कोई सा होगा, परिवर्तन किसमें होगा, आय में होगा, ये भी दीर्घ की तरफ जा रहा है। उ ओ औ, अगर इन चारों में से कोई सा होगा तो उसका परिवर्तन किसमें होगा, औ में होगा। तो यह भी हमारा क्या जा रहा है, दीर्घ की तरफ परिवर्तन जा रहा है। और जो री है ये किस में बदल जाता है, आर में। तो इसे हम क्या कह देते हैं, दीर्घ परिवर्तन। तो मुख्यतः हमने यहाँ पर 4 पॉइंट दिए थे जिसमें हमने इक, ए, य और अ लिया। ठीक है, तो हमने कल की क्लास में इक पढ़ लिया था। अब ये जो जिसमें हमने इक देखा था और ए देखा था य, तो ये यहाँ पर जो आपका ये लिखा हुआ है इसके साथ में ना कुछ अपवाद लिख लो। कुछ शब्द हमारे ऐसे हैं, जैसे शब्द आता है हमारा क्रमिक, इसमें एक प्रत्यय लगा है लेकिन प्रथम वर्ण में जो परिवर्तन है वो नहीं हुआ है, क्रम से बना है क्रमिक। ठीक है, इसी तरह से जैसे शब्द आया है आपका श्रम से बना है श्रमिक। ठीक है, इसी तरह से आपका जो शब्द है धन, धन से बना है धनिक। ठीक है, इस तरह के कुछ हमारे शब्द हैं जो हमारे जिनमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे आ जाएगा एक शब्द और लिख सकते हो पथिक, पथ से बना पथिक। ठीक है, इसी तरह से जैसे क्षण से बना है क्षणिक। ठीक है, इस तरह से तो कुछ शब्द ऐसे हैं हमारे जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये ऐसे शब्द आ जाएंगे इनमें अगर कभी पूछा जाएगा तो ये आप अपवाद में करके लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने ए देखा। ए में आपको जो यहाँ दिए हैं शब्द ये तो देखे ही हैं। अगर आपको कभी भी ए से जुड़े हुए कोई शब्द मिलते हैं तो आप यहाँ पर अपना लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये लिख लिया, मिटा दूँ इसे। इसके बाद हम लोगों ने जो यहाँ पर देखा शब्द जैसे य से बने थे, तो अब ये आपको समझ में आ गया जैसे मैंने आपको बताया था कल ये शब्द। तो देखो किस तरह से आप शब्दों में अंतर करते हैं। जैसे मान लो आपको स्वास्थ्य लिखने को आ गया, अगर आप स्वास्थ्य नहीं जान पाते कि इसको सही वर्तनी कैसे लिखें, तो आपको स्वस्थ लिखने को आता है तो आप स्वस्थ लिखें, स्वस्थ। ठीक है, आपने इस तरह से लिखा। अब आप अपने दिमाग में यह प्रत्यय जोड़िए इसमें, तो आपको पता है कि यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, अंतिम को हटाकर तो इसके साथ जुड़ेगा। जब पता है कि इसमें से यह प्रत्यय जुड़ना है तो अंतिम जो स्वर है वो क्या, अ, वो हट जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या जोड़ देंगे, यह जोड़ देंगे। यहाँ पर आपने यह जोड़ दिया और आपको पता है कि प्रथम स्वर में परिवर्तन होगा, दीर्घ परिवर्तन। तो इसका प्रथम स्वर क्या है, स में तो है ही नहीं, व में है, तो ये किस में बदल जाएगा, आ में बदल जाएगा और शब्द क्या लिख गया आपका, स्वास्थ्य लिख गया। तो ये आ गया शब्द, इसी तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप इस य को हटाकर वापस इसका शब्द बनाना चाहेंगे तो आप इसे बना सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि य को हटाओ सबसे पहले। तो अब जब आप इस य को हटाओगे तो ये तो आप बाद में देखोगे कि यहाँ पे स्वर कौन सा है, पहले अ ही स्वर रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ मिला कि स्वास्थ्य, तो आपको समझ में आ गया स्वास्थ्य नहीं स्वस्थ होता है, तो ये अ हटा देंगे। आप ये हटा देंगे तो आपको शब्द मिल जाएगा कि ये स्वस्थ होता है। ठीक है, इसी तरह से ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं आप में। मान लो जैसे विराग शब्द है, इससे आपने वैराग्य बनाया। तो विराग, विराग का मतलब होता है जब हम किसी के मतलब कि हर एक चीज़ को जब अपने से छोड़ देते हैं, दूर कर देते हैं, अलग कर देते हैं, या हमसे हर चीज़ छूट जाती है और वो हो गया, उसमें हमने यह जोड़ा तो वो विराग की अवस्था हो गई वैराग्य, कि जो हर चीज़ को छोड़े हुए हो, हर चीज़ को त्यागे हुए हो, तो वो क्या हो गया, वैराग्य हो गया।
तो इसी तरह से जैसे ये शब्द बताया था मैंने गृहस्थ, ये हमने कैसे बनाया, गारहस्थ। अब मैंने गारहस्थ आपसे लिखवाया था, तब आपको लिखने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन जैसे ही हम यह प्रत्यय जोड़ते हैं तो आप आसानी से इसे कर लेते हो और याद भी रहेगा। तो जरूरी नहीं है कि आप गारहस्थ ही याद रखें, अब आप गृहस्थ शब्द को याद रखें क्योंकि आप इसे लिख सकते हो, और यह प्रत्यय कैसे लगाया जाता है इसको याद रखो। और जब आपके पास ऐसा शब्द आएगा कि गारहस्थ कैसे लिखें या इसका वर्तनीय शुद्धिकरण आएगा, तो आपके दिमाग में वहीं पे चल जाएगा कि हमने कैसे लगाना था इसको और ये कैसे सही होता। जैसे आपका उदार शब्द है, अब ये शब्द उदार लिखा है, अब इसमें आपको क्या जोड़ना था, यह प्रत्यय जोड़ना था। अब जैसे अब देखो आपके दिमाग में ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम जब यह जोड़ेंगे तो उससे पहले स्वर है वो स्वर हटेगा, और जब वो स्वर हटता है तो उसमें जो व्यंजन है वो व्यंजन ऐसा कैसा ही रह जाएगा, क्योंकि यह तो जो है वो एक व्यंजन है। तो हम जैसे र में से हटाते हैं अ, तो र हमारा आधा रह जाता है, और जब हम इसमें जोड़ेंगे य को तो ये र हमारा इसके ऊपर आ जाएगा। ये तो हमें पता चल गया पीछे। अब प्रथम स्वर में परिवर्तन होगा, और प्रथम स्वर क्या है इसका, ऊ है, और इसमें परिवर्तन क्या होगा, दीर्घ। तो हमें पता है कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ या औ, चारों में से कोई सा भी होगा, परिवर्तन किस में होगा, औ में। तो आपका जो ये ऊ आया है ये किस में बदल जाएगा, औ में बदल जाएगा, और क्योंकि ये वास्तविक रूप में लिखा है तो ये भी वास्तविक रूप में हो जाएगा, और शब्द क्या बन गया, औदार्य बन गया। ठीक है। इसी तरह से महात्मा शब्द लिखा है, महात्मा शब्द से हमने महात्म में बनाया, ये आपका वर्तनी शुद्धिकरण में बहुत आता है शब्द। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि इसे लिखने में दिक्कत हो जाती है बच्चों को, लेकिन आप महात्मा शब्द लिख सकते हो, महात्मा। ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसी से बनाना है आपको महात्म में, अब बना दीजिए। ये जो आपका आ है ये आ हटेगा तो माँ आधा ही रह जाएगा ना, ये तो आपको पता ही है। अब इसमें आप जोड़ देंगे य, यहाँ पर जोड़ दिया। अब प्रथम जो वर्ण है उसमें क्या होगा, दीर्घ परिवर्तन होगा। अब प्रथम जो आपका स्वर है वो अ है और ये क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, बन गया महात्म में। आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आराम से आप बना सकते हैं। समझ गए ना। तो इस तरह से मैंने इसीलिए आपको कहा था कि घर पे जाके आप प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका एक पॉइंट है, ये तो यह हमने कर ही लिया था, अब आता है हमारा ये अ। ये जो अ है इस पर स्टार डाल लो, इससे अगर प्रश्न आता है तो अक्सर हमारे छात्र ना गलत कर देते हैं, क्योंकि ये जो अ प्रत्यय है इसमें बात ये है कि ये अ प्रत्यय जब हटता है और लगता है तो इसमें आपको परिवर्तन दिखाई नहीं देता। जैसे देखो, और इसमें क्या होता है, जैसे अभी हमने अब तक किया उनसे थोड़ा सा अलग होता है। ये कह रहा है कि अ प्रत्यय शब्द के प्रथम स्वर के साथ साथ अंतिम स्वर में भी बदलाव करता है यदि शब्द के अंत में ऊ स्वर आया हो तो। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी तक हमारे जो स्वर थे, जो प्रत्यय थे, वो ऐसे ही लग जा रहे थे, अंतिम वर्ण को हटाते थे और स्वयं जुड़ जाते थे, और आगे वाला जो स्वर है सबसे प्रथम स्वर उस शब्द का, उसमें परिवर्तन कर रहे थे। लेकिन अभी ये जो अ प्रत्यय है ये कह रहा है कि अगर ये अ प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ रहा है और ये किसको हटाता है, अगर अंतिम वर्ण ऊ को हटाता है, तो ये अ अव में बदल जाता है, और इसका जो प्रथम स्वर है उसको वैसा ही वैसा दीर्घ परिवर्तन करता है जैसे दिया है। अब ये अगर अंत में ऊ को हटाएगा तो परिवर्तन होगा अव में, और अगर ये ऊ को नहीं हटाएगा और बाकी 11 स्वर में से 2 हटा के 9 में से किसी को हटाएगा तो ये अ ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। तो अब इसे ना समझ लो कैसे, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में यहाँ से ना प्रश्न आया था कि ऋषि का विशेषण क्या होगा। अब हम इससे बना के इसका विशेषण ही बना रहे हैं। तो विकल्प आपका दिया हुआ था उसमें आर्स लिखा हुआ था, आधे बच्चे तो ये नहीं पहचान पाए कि ये आर्स जो है ये ऋषि का विशेषण है, उसमें और लिखा हुआ था और जो उदाहरण दिए थे वही, क्योंकि इससे बिल्कुल ही शकल मैच नहीं कर रही, तो छात्र तो ऐसे ही सोच लेते हैं कि ये शकल ही नहीं मिल रही तो ये इसका विशेषण क्या होगा। तो यहाँ पर आपको समझना है कि कैसे परिवर्तन हुआ, क्योंकि इसमें अ जो स्वर है वो आ प्रत्यय वो इसमें मिला है, तो इसने क्या परिवर्तन किया कैसे किया ये हम जानेंगे।
अब यहाँ पे फिर आप देखेंगे कि जैसे शब्द है हमारा पुरुष, अब पुरुष शब्द में हमने अ जोड़ा तो ये क्या बन गया, पौरुष बन गया है। लेकिन यहाँ पे हमने गुरु शब्द में अ जोड़ा तो ये गौरव बन गया है। तो थोड़ा अलग अलग हो रहा है ना कि कैसे हो रहा है। तो इन दोनों को ही हम समझेंगे कि इसको हमें ये कैसे करना है और कैसे इनमें अंतर होता है। तो मैं दोनों शब्दों को एक साथ लेके आपको बताऊंगी। जैसे पहला शब्द हमने लिया, यहाँ पर हम शब्द लेते हैं, मनु शब्द लेते हैं, ठीक है। मनु में हम क्या जोड़ रहे हैं, अप्रत्यय जोड़ रहे हैं। और यहाँ पे हमने क्या लिया, पुरुष, पुरुष शब्द लिया है और इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, अ जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको प्रत्यय जोड़ना आता है, जैसे हमने अभी तक सारे जोड़े हैं वैसे ही हम जोड़ेंगे। तो हम इन्हें खोल के लिख लेते हैं ताकि हमें समझ में आएगा। ये हमारा क्या है, म, इसका स्वर क्या है, अ। फिर हमारा क्या है, न, इसका स्वर क्या है, उ। अब इसमें हमें क्या जोड़ना है, अ। तो ये कैसे जुड़ेगा, ये इसको हटाएगा और फिर यहाँ पे क्या जुड़ेगा, अ। लेकिन मैंने आपको ये बताया है कि अगर ये उ को हटाता है तो ये अपने आप में किस में बदल जाता है, अव में बदल जाता है। तो ये यहाँ पर इसको हटाने के चक्कर में किस में बदल गया, अव में। अब यहाँ पे इसका जो पहला स्वर है इसमें वही परिवर्तन करेगा, दीर्घ है किस में बदल जाएगा, आ में। अब यहाँ पर जो व्यंजन है वो आ गया और यहाँ पर जो व्यंजन है वो आ गया। अब इसको हम जोड़ देंगे। तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो ये आ इस म को पूरा करेगा और ये आ इस न को पूरा करेगा। तो क्या हो गया, ये मानव, ठीक है। तो मनु से बना मानव शब्द आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे, इसे हम खोल के लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा प, इसका स्वर क्या हो गया, उ। फिर हमारा क्या हो गया, र, इसका स्वर क्या हो गया, उ। फिर हमारा क्या हो गया, श, और इसका स्वर क्या हो गया, अ। अब ये जो अ है, इस अ को हटाकर स्वयं जुड़ेगा तो क्या ये अव में बदलेगा, नहीं। ये अव में कब बदलेगा, जब वहां पर उ होगा। तो अब ये नहीं बदलेगा, अब ये अ को हटाकर अ ही रख लेगा। लेकिन इसमें परिवर्तन करेगा, पहले वाले में, है ना। ये जो उ है ये किस में बदल जाएगा, आओ में बदल जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर जो कुछ भी लिखा है वो हम उतार देंगे, ये आ गया। और शब्द जुड़कर हमारा क्या बनेगा, इसे जोड़ दीजिए। ये इसको पूरा करेगा, ये इसको पूरा करेगा और ये इसको पूरा करेगा। तो ये शब्द हो गया हमारा तो ये हमारा हो गया पौरुष। तो पुरुष शब्द से क्या बना, पौरुष। तो पौरुष का मतलब क्या होता है, ये पुरुष शब्द का विशेषण होता है, पुरुष की विशेषता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो ये मनु शब्द है, अब मनु से बना मानव, हम कहते हैं मनु का पुत्र ही मानव कहलाया, ठीक। तो यहाँ पे अब ये उसी से बना हुआ है। तो दोनों पॉइंट आपको समझ में आए। तो इस तरह से बनेगा शब्द। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो ये दिया हुआ है हमारा मधु प्लस, मधु में हमने क्या जोड़ा, अ। तो ये उ को हटाते हुए किस में बदलता है, अव में बदल जाता है। और आगे अ की मात्रा है तो आ में बदल जाती है और शब्द क्या बन गया, माधव। माधव किसका नाम हो गया, कृष्ण का नाम है, ठीक है। तो मधु माने शहद, ठीक है। तो जो शहद की तरह मीठा बोलता है उसी को क्या कहा, माधव कहा। अब जैसे गुरु शब्द में अ जोड़ा तो क्या बन गया, गौरव। ये उसी तरह से बनेगा, उ बदल जाएगा औ में और र का उ हटाते हुए ये किस में बदल जाएगा, अव में। तो शब्द क्या हो गया, गौरव। गुरु का मतलब होता है बड़ा, जो बड़ा है वही क्या है, गुरु है। और जब हम इसका विशेषण बना रहे हैं तो गौरव का मतलब क्या होता है, बड़प्पन। जब ये कहते हैं कि अरे उसका गौरव यानी उसका बड़प्पन, उसकी प्रसिद्धि, वही अर्थ आ जाता है इसमें। इसी तरह से शब्द है रघु में अ जोड़ा तो क्या बन गया, राघव। अब रघु एक राजा थे, उनके जो वंशज हैं, उनके वंशज में राम आते हैं, इसलिए राम को राघव भी कहा जाता था, यानी रघु की संतान तो राघव कहलाई। इसी तरह से मनु की संतान मानव कहलाई। तो यही हो जाएगा वहां पर, ठीक है। इनका शब्द बन गया। अब पुरुष से पौरुष बना, ये हमने देख लिया। अब देखो ऋषि से आर्ष कैसे बना, इसको हम समझेंगे, इसको देखते हैं। तो शब्द हमारा है ऋषि, ठीक है।
अब ऋषि शब्द है, इसको हम खोल के लिख लेंगे। ये आ गया हमारा री, ठीक है, ये आ गया हमारा श, इसका स्वर क्या हो गया ई। अब इसमें हम कौन सा प्रत्यय जोड़ रहे हैं, अ। तो अब हम जब इसका प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो हम किस तरह से परिवर्तन करेंगे, इस ई को हटाकर ही क्या जुड़ेगा, अ जुड़ेगा, और इसके पहले स्वर में परिवर्तन करेगा। पहला स्वर क्या है, ए। अब इसमें क्या परिवर्तन होगा, आर में परिवर्तन होगा ये, ठीक है। अब ये यहाँ पर श आ गया, अब जोड़ दीजिए, ये शब्द आ गया आ। अब ये इसने इसको पूरा कर दिया, ये पूरा हो गया, और ये जो र है आधा है, ये कहाँ चढ़ गया, यहाँ। शब्द क्या बन गया हमारा, आर्स। तो ऋषि का विशेषण क्या हो गया, आर्स। ये आपकी परीक्षा में कई बार आया है, ठीक है, तो इसे ध्यान देना है, ठीक है। चलो, बात समझ में आ गई, तो इसे उतार सकते हो ताकि आगे के लिए समझ में आए आपको। हो गया। अब देखो, आप जब पढ़ोगे, ठीक है, चाहे जीएस पढ़ रहे हो या कोई और भी दूसरी कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, अगर वहाँ पे कहीं आपको कोई भी शब्द दिखाई दे और उस शब्द में आपको ऐसा लगे कि इसमें तो ये प्रत्यय लगा हुआ है, तो आप उसको लिख लेना। अब शब्दों का ज्ञान हमको ऐसे ही होता है, जब हम पढ़ रहे हैं, हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई अखबार पढ़ रहे हैं, या कहीं पे भी कुछ भी हम कोई किताब पढ़ रहे हैं और उसमें कोई शब्द आया और हमें दिख रहा है कि इस शब्द में तो ये प्रत्यय है और ये मूल शब्द है, तो उसको बाहर निकाल लेना चाहिए एकदम से रफ कॉपी पे, क्योंकि ऐसे ही शब्द आपके मिलते हैं परीक्षा में जब आपके सामने आते हैं। और जब आप ऐसे शब्दों में पहचान करना सीख जाते हैं तो अपने आप ही आपको ज्ञान होने लगता है शब्दों का। और फिर कोई भी शब्द मान लो परीक्षा में ऐसा भी आ जाए ना जिसे आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो भी आप उसमें अनुमान निकाल लेते हो कि इसका क्या होगा उत्तर, है ना। तो जब आप शब्दों का अभ्यास लगाते हो, अब देखो इसके बाद आता है हमारा, ये तो आ गया। अब इसके बाद आता है चौथा पॉइंट, और चौथा पॉइंट जो है हमारा ये कहता है कि कुछ प्रत्ययों के जब मूल शब्द के साथ, यानी कुछ प्रत्ययों को जब मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो ये प्रत्यय मूल शब्द के प्रथम स्वर को लघु कर देते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि ये क्या देगा हमको, लघु परिवर्तन देगा। अब लघु परिवर्तन में क्या होता है, लघु परिवर्तन में हमारा क्या होगा, जो हमने देखा था पहले दीर्घ हो रहा था, उसी का उल्टा चलना है। यदि किसी भी शब्द में ए या आ आया हो तो इसमें लघु परिवर्तन होगा, तो इन दोनों में से छोटा क्या होगा, अ, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर किसी शब्द में ई और ए आए में से कोई सा आया हो और इसमें लघु परिवर्तन होना है, तो इन चारों में से सबसे छोटा क्या होगा, लघु ई, तो वो आ जाएगा। अब इसी तरह से ऊ हमारा दिया है, ओ आउ दिया है, इन चारों में से कोई सा होगा, अगर इनमें लघु परिवर्तन आ गया तो इनका ये किस में बदलेंगे, छोटे ऊ में बदलेंगे। और री का, क्योंकि री तो एक ही था, या तो वो लघु में बदल सकता है या दीर्घ में बदल सकता है, तो उसका रूप परिवर्तन किस में हो गया, दीर्घ की ओर हो गया, तो अब वो लघु की तरफ नहीं जाएगा, तो इसलिए वो नहीं आता हमारा इसमें। तो इसमें 3 पॉइंट हमारे रह जाते हैं। अब देखो शब्द हमारा कैसे बनता है, जैसे दिया हुआ है हमारा अक्कड़ प्रत्यय है। अब ये अक्कड़ प्रत्यय वो प्रत्यय है जो किसी शब्द में लघु परिवर्तन करता है, ठीक है। मूल शब्द है हमारा भूलना, और इस भूल में हमने क्या लगाया है, अक्कड़, तो क्या बन गया, भुलक्कड़। अब देखो कैसे बना, इसको समझ लो। क्रिया है हमारी भूलना, तो ये बताइए कि क्या कोई प्रत्यय क्रिया में जुड़ता है, नहीं। किस में जुड़ता है, धातु में जुड़ता है, तो इसकी धातु क्या होगी, भूल। ना हटा देंगे तो धातु क्या हो गई, भूल। अब इसमें हम प्रत्यय क्या जोड़ रहे हैं, अक्कड़। अब अक्कड़ को हमें जोड़ना है, तो देखो ये शब्द है हमारा भूल। अब हम इसको खोल कर लिखेंगे, ये आ गया हमारा भ, इसका स्वर क्या हो गया, बड़ा ऊ। यहाँ पे क्या आ गया हमारा ल, और यहाँ इसका स्वर क्या आ गया, अ। अब इस अ को हटाकर हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, अक्कड़ लिख रहे हैं, यानी अक्कड़ को ही तो जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया। अब ये जो हमारा बड़ा ऊ है ये किस में बदल जाएगा, लघु परिवर्तन है, तो ये लघु में आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, लघु।
यहाँ पे हमारा आ गया भ, यहाँ आ गया हमारा ल। अब इसको जोड़ के कर दीजिए पूरा, ये इसको पूरा करेगा, ये इसको पूरा करेगा, तो ये हमारा शब्द क्या हो गया, मैं इधर लिख देती हूँ, उधर नहीं दिख रहा होगा। तो ये हमारा हो गया हु, ये ल हो गया, और उसके बाद क्या बचा, कड़। तो शब्द हमारा क्या बन गया, भुलक्कड़ बन गया। इस तरह से इसमें हमारा परिवर्तन हुआ। हम ये सोचते हैं, आज तक हम ये सोचते आए कि आखिर इनमें कहीं तो कुछ हो जाता है, कभी तो कुछ हो जाता है, कैसे परिवर्तन होता है। तो ये प्रत्ययों की तरह होता है। तो हमारे जो प्रत्यय हैं, कुछ प्रत्यय हमारे किसी में कुछ परिवर्तन करते हैं और कुछ प्रत्यय हमारे किसी में कुछ परिवर्तन करते हैं। तो उनकी वजह से हमारे जो ये प्रत्यय हैं, से बनने वाले शब्द हैं, उनमें इस तरह का परिवर्तन आता रहता है। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब देखो, अब आपको घर जाके ना इसमें पूरी प्रैक्टिस करनी है। जो यहाँ पे दिया हुआ है, शब्द दिए हैं, देखो इनको देखना। जैसे ये हमारा एरा दिया है यहाँ पर, तो लूट शब्द है। लूट शब्द में हमने क्या जोड़ा, एरा, तो क्या बन गया, लुटेरा बन गया। मैंने इन शब्दों के आगे ना इनका मूल शब्द रख दिया है ताकि आप ना इसको पहचान पाएं। ठीक है, अब जैसे चाचा शब्द है, उसमें एरा जोड़ा तो क्या बन गया, चचेरा। अब देखो कैसे बना, मानो हमारा शब्द था चाचा, हम इसको खोल के लिखते हैं, ये च, इसका स्वर आ, फिर च, और इसका स्वर क्या है, आ। अब इस आ को हटाकर यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, एरा लिख रहे हैं। ठीक, अब ये जो पहला हमारा स्वर है, ये दीर्घ है, और ये परिवर्तन किस में हो जाएगा, लघु में हो जाएगा। यहाँ पे च है और यहाँ पे च है। अब जोड़ दो, ये आ इसे पूरा करेगा तो ये च पूरा हो गया, ये ए इसे पूरा करेगा तो ये चे पूरा हो गया, रा लग गया, शब्द क्या हो गया, चचेरा। अब देखो इसी तरह से मामा के आगे एरा लगाया तो क्या बन गया, ममेरा। ऐसे ही फूफा के आगे एरा लगा दिया तो फुफेरा हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमारे शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि लघु परिवर्तन किस तरह से हो रहा है। अब ऐसे ही देखेंगे, यहाँ पे दिया है हमारा एया, एया शब्द में दिया जैसे भरेया में, तो भरेया बना किससे, भर से। भर का मतलब भरना होता है किसी चीज को। ठीक है, और उससे बन गया भरेया, मतलब भरने वाला। ठीक, इसी तरह से काटना, तो काट से बना कटेया, मतलब काटने वाला, इस तरह से बन गया। ऐसे ही जैसे शब्द दिया है ओड़ा, तो भाग में ओड़ा लगा दिया तो क्या हो गया, भगोड़ा। जैसे हंस में ओड़ा लगा दिया तो क्या हो गया, हसोड़ा। ठीक है, अब जैसे चाट शब्द है तो दूसरा प्रत्यय आता है ओरा, यहाँ पे इसे ऑब्लिक करके लिख लो, ओरा, ये भी आता है। तो क्या बन जाएगा शब्द हमारा, चटोरा। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब चाटने वाला ही क्या कहलाता है, चटोरा। ठीक है, इस तरह से शब्द बन रहे हैं, इनमें परिवर्तन हो रहा है। अब देखो इसमें दिया है गा, गा में हमने वेया जोड़ दिया तो शब्द क्या हो गया, गवैया। अब देखो इसमें आपको ध्यान देना है, जैसे ये हमने प्रत्यय जोड़ा है यहाँ पर, तो इसमें शब्द है हमारा, जब ये धातु आएगी ना केवल एक ही वर्ण की, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो इसका अंतिम ये हटा रहे हैं ना, आ हटा रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें वही परिवर्तन हो जाएगा अ, और इसके बाद प्लस होके ये वेया जुड़ जाएगा। तो फिर जब ये अ जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, गवैया हो जाएगा। ये ध्यान रखना। जैसे धातु में कभी कभी हमारा एक ही शब्द का आता है, जैसे ये आ गया हमारा खिवैया, तो खे से है तो खेना, खेने का मतलब क्या होता है, नाव को चलाना। ठीक है, तो खेना कहते हैं ना, पानी में खे रहे, तो उससे ये ए हट के क्या हो गया, ये ई में परिवर्तित हो गया। अब आपको पता है लघु परिवर्तन है, तो इसमें वेया ऐसे ही प्लस होके जुड़ जाएगा। अब ये नहीं है कि इसको हटाकर ये जुड़ेगा, हटा के नहीं जुड़ रहा। अगर यहाँ एक और वर्ण होता है इसके साथ, जैसे यहाँ पे हस, तो इसमें परिवर्तन हो जाता है, इसके साथ अंतिम जुड़ जाता है। लेकिन जब सिंगल ही आ जाता है तो उसमें क्या होता है, पहले वाले वर्ण में ही परिवर्तन होता है, हटाता वो किसी चीज को नहीं है, ऐसे कैसे ही जुड़ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये आ गया। इसी तरह से जैसे वा आ गया तो ढालवा, तो ये ढालना है, उसमें क्या जुड़ गया, वा जुड़ गया। तो ये ऐसे हैं हमारे प्रत्यय जो हटाकर नहीं जुड़ते, वो उसके पीछे जाके जुड़ते हैं, लेकिन उसके मूल शब्द में परिवर्तन कर देते हैं। तो ये उनमें से आते हैं। तो ऐसे ही आप इनको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे प्रत्यय हैं जिनकी हम पहचान से ये पहचान कर सकते हैं कि ये कैसे किस में जुड़ते हैं। ठीक है, नहीं तो आज तक अब तक हमने शब्दों को बस ऐसे ही ऐसे पढ़ा। अब इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि जो हमारा मूल शब्द है
उस मूल शब्द का अर्थ हमारा हर शब्द के अंदर आ रहा है, जितने भी हमने यहाँ पे देखे। जैसे मान लो हमने यहाँ पे खेना, तो खेना का अर्थ होता है नाव चलाना, और जब हमने इससे बनाया खिवैया, तो खिवैया का मतलब क्या होता है? नाव चलाने वाला। तो इसके अर्थ, इसके अंदर मूल शब्द का अर्थ निहित है, आ रहा है। जैसे यहाँ पर ये दे दिया पीट, पीट मतलब पीटना से, तो पिटवा, तो पिटवा बन गया, यानी पीटने का काम होना। ठीक है, इसी तरह से जैसे मान लो यहाँ पे घूमना है और उसमें हमने आव प्रत्यय लगाया, तो ये क्या हो गया? घुमाव। तो घूमने से ही अर्थ है ही उसमें, जो घूमा हुआ होगा वही तो घुमाव कहलाएगा उसमें। ठीक है, इसी तरह से आपका शब्द दिया है जैसे लोहा, तो लोहा शब्द में हमने क्या जोड़ा? आर जोड़ा, तो ये क्या बन गया? लोहार। देखो शब्द है हमारा लोहा। ठीक है, अब इसमें हम देखें तो ये हमारा ल, इसका स्वर क्या है? ओ, फिर हमारा ह और इसका स्वर क्या है? आ। इस आ को हटाकर हम क्या जोड़ रहे हैं? आर जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आर हमने लगाया। अब देखो हमें यहाँ आ को हटाकर आ जोड़ रहे हैं, तो परिवर्तन तो हमें कुछ दिखाई देगा ही नहीं इसमें, लेकिन परिवर्तन तो हुआ है। अब यहाँ पे ये जो हमारा ओ है, ये किस में बदल जाएगा? लघु में। तो लघु की तरफ जाएगा तो छोटा ऊ हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? छोटा ऊ हो गया। और ये हमारा वर्ण आ गया ल, और ये आ गया हमारा ह। अब हम इसे जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया? लू, और ये हा, और ये शब्द हमारा आ गया। शब्द क्या बन गया? लोहार। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखना कि जैसे लोहा शब्द है या सोना शब्द है, ये है धातु। ठीक है, धातु का नाम है, तो नाम मतलब संज्ञा है। तो जो संज्ञा शब्द से अगर हमारा एक पुल्लिंग शब्द बना है, तो जैसे लोहा से बना हमारा लोहार, तो अब जब इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हम प्रत्यय हटाकर नहीं बनाएंगे, उस लोहार शब्द में ही बनाएंगे। तो जब लोहार शब्द का स्त्रीलिंग बनाते हैं तो उसमें इन जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? लोहारिन। अब अगर मान लो आपकी परीक्षा में ये पूछा गया कि लोहारिन शब्द में कितने प्रत्यय जुड़े हैं, तो कितने होंगे? 2 हो जाएंगे। पहले तो लोहा में क्या जुड़ा है? आर, और फिर उसके बाद क्या जुड़ा है? इन। तो इस तरह से शब्द बना लोहारिन। तो अगर परीक्षा में कभी ये पूछा कि इस शब्द में कितने प्रत्यय जुड़े हैं, तो आराम से बता लोगे ना आप। तो देखो यही चीजें हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी नहीं होती, लेकिन बहुत सारी चीजों को मैं अपने मौखिक आपको बताती हूँ। तो जैसे मैंने अब आपको बताया कि लोहार से लोहारिन बनेगा और उसमें 2 प्रत्यय होंगे, तो आपको अपनी नोटबुक में इसको नोट करना है। और कैसे नोट करेंगे? कि लोहार प्लस, जैसे लोहा प्लस आर बराबर लोहार, और लोहार प्लस इन बराबर लोहारिन, और फिर आगे नीचे लिख लो लोहा प्लस आर प्लस इन बराबर 2 प्रत्यय लोहारिन के अंदर है। तो इस तरह से आप लिख लोगे, तो जब दोबारा रिवीजन आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसी से दूसरा शब्द आ जाएगा सुनार। सुनार में हमने लगा दिया सोना में आर लगाया, तो शब्द बन गया सुनार। और उसी तरह से सुनारिन बना इसका स्त्रीलिंग, फिर उसमें भी 2 प्रत्यय हो गए। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो ना हर चीज को। तो ऐसे लिखना है। जैसे आगे शब्द दिया आवा, अब देख, देख शब्द है यानी देखना से बना है, तो देख से बना दिखावा। अब ये छोटा हो गया, आ जोड़ा हमने इसमें। इसी तरह से भूलना शब्द से बना है, तो ये क्या हो गया? भुलावा। अब जैसे ही हमने भूल शब्द से भुलक्कड़ बनाया था, ऐसे ही हमारा भूल शब्द से भुलावा हो गया। तो कुछ शब्द तो मैंने यहाँ पर लिख के दिए हैं आपको, कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपके दिमाग में आएंगे, आप उनका ऑपरेशन करके देख सकते हैं कि इनमें कौन से प्रत्यय हैं। और अब एक चीज़ और आपको बताती हूँ, यहाँ पे इस किताब में या इस नोट्स में आपके सामने जितने प्रत्यय लिखे हैं, केवल इतने ही प्रत्यय नहीं हैं, प्रत्यय और भी हैं। जब आप पढ़ते हो, बोलते हो अपनी आम भाषा में, तो आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे देखने को। तो उनमें आपको प्रत्ययों को समझना है कि इसमें मूल शब्द क्या है और प्रत्यय कौन सा है। और जैसे ही आपको पता चलेगा कि ये मूल शब्द है और ये इसमें प्रत्यय है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि यह प्रत्यय किस नियम के अंतर्गत इसमें जुड़ा हुआ है। लघु परिवर्तन करके जुड़ा है
या दीर्घ परिवर्तन करके जुड़ा है, या केवल अंतिम वर्ण हटा के जुड़ा है, या बिना किसी परिवर्तन के जुड़ा है। तो यह आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखो, जब एक बार आप प्रत्यय को समझ लेते हो तो फिर आपको जो नहीं भी आपके सामने आए हैं उन भी प्रत्यय को समझ जाते हो कि किस तरह से ये जुड़ा है हमारा। ठीक है, तो अब ये हमें यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ कुछ ऐसी विशेष पॉइंट हैं जो आपकी परीक्षा का हिस्सा बन जाते हैं, जिन्हें आप लोगों को समझना है। आगे आता है हमारा पहला पॉइंट जो दिया हुआ है, 5वां पॉइंट है कि धातु के साथ अनीय प्रत्यय का प्रयोग होता है, ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। और ये आपकी परीक्षा में काफी पूछा जाता है। शब्द दिया है कि कोई भी धातु, धातु का मतलब समझते हो ना, क्रिया, क्रिया का मूल रूप कह सकते हैं हम उसे। ठीक है, तो कोई भी धातु अगर आई है तो उस धातु के साथ अनीय प्रत्यय का प्रयोग हुआ करता है, ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। जैसे उदाहरण दिया है, पठ धातु है, इसमें अनीय जुड़ा है तो ये क्या हो गया, पठनीय हो गया। इसी तरह से कथ धातु है तो इसमें अनीय जुड़ा है तो क्या हो गया, कथनीय हो गया। अब देखो किस तरह से हमें इसमें कहा है कि नीय नहीं होता। जैसे हमने कहा शब्द है हमारा कथन, या जैसे कथनीय। ठीक है, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा जब हम इसे देखेंगे, तो हम सोचेंगे कि कथनीय का मतलब जो कहा हुआ है। ठीक है, तो हम ऐसे अपने दिमाग में सोचेंगे कि कथन शब्द होगा और उसमें क्या जुड़ गया है, ईय जुड़ गया है ना, ऐसे आपके दिमाग में आएगा। या फिर कुछ छात्र क्या करेंगे, कहेंगे कि इसमें नीय जुड़ा हुआ है। ठीक है, उनके दिमाग में कथ में क्या जुड़ा है, नीय जुड़ा है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या है, अनीय जुड़ा हुआ है। ठीक है, शब्द क्या जुड़ा हुआ है, अनीय। तो जब भी कभी आपको ऐसे दिखे शब्द हो पठनीय, कथनीय, दर्शनीय, ऐसा शब्द आए और उसमें पूछे कि इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, तो सदैव क्या लगाना है आपको, अनीय प्रत्यय लगाना है। ठीक है, यही जुड़ा होता है। कैसे बना है ये आपका, ये आपकी धातु है कथ और इसमें क्या जोड़ा, अनीय जोड़ा और उससे ये बना है। यानी अंतिम अ को हटाकर अ जुड़ा है तो कोई परिवर्तन यहाँ दिखाई नहीं दिया, तो शब्द हमारा क्या हो गया, कथनीय हो गया। ठीक है, अब इसके बाद पॉइंट नंबर 6 आता है। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि यह प्रत्यय एक ऐसा प्रत्यय है जिसके साथ ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। मतलब हम एक प्रत्यय के बाद दूसरा प्रत्यय, दूसरे प्रत्यय के बाद तीसरा प्रत्यय हम आराम से जोड़ सकते हैं और शब्द बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसने कहा है कि अगर किसी शब्द में यह प्रत्यय जुड़ गया तो उस शब्द के तुरंत बाद कोई और प्रत्यय तो आ सकता है, लेकिन कौन सा प्रत्यय नहीं आ सकता, ता प्रत्यय नहीं आ सकता। जैसे उदाहरण दिया है आपका सौंदर्य, तो सौंदर्य ता जो लिखा है यहाँ पर ये गलत है, ऐसा कोई शब्द नहीं बनेगा। ये क्या बनेगा, सुंदरता। तो अब ये कैसे है, जैसे हमारा शब्द था सुंदर, ठीक है, और सुंदर शब्द में हमने क्या जोड़ा था, यह प्रत्यय जोड़ा था और इससे बना था हमारा सौंदर्य। तो कभी अगर सौंदर्य शब्द लिखा और उसमें आ जाए ता जोड़कर, तो आपको उसमें सौंदर्यता नहीं करना, फिर क्या करना होगा, उसका यह प्रत्यय बाहर निकालो, मूल शब्द है सुंदर, फिर सुंदर में ता जोड़ोगे आप, तब बनेगा सुंदरता। तो आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न क्या आया था, प्रश्न आया था कि सौंदर्य शब्द में ता प्रत्यय लगाने से बनने वाला उचित शब्द निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो वहाँ पे सबसे पहले विकल्प में दिया था सौंदर्यता। अब जब हमें ये बात पता चल गई कि यह प्रत्यय के बाद हम ता प्रत्यय लगा ही नहीं सकते, तो सौंदर्यता तो लिखा ही नहीं जाएगा, और दूसरा विकल्प दिया था सुंदरता, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा फिर, सुंदरता। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये जो यह है आपका यह प्रत्यय सौंदर्यता नहीं होता, चलो ये बात तो हमने मान ली, लेकिन शब्द होता है मनुष्य, तो मनुष्य से मनुष्यता तो होता है, बताओ। बिल्कुल, यानी ये जो यहाँ पर यह है ना, ये प्रत्यय नहीं है। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि यह वर्ण के बाद ता नहीं आएगा, मैंने आपसे कहा है यह प्रत्यय के बाद ता प्रत्यय नहीं आएगा। तो मनुष्य अपने आप में एक पूरा शब्द है और इसमें यह प्रत्यय
नहीं है। तो इसलिए मनुष्यता होता है लेकिन सौंदर्यता नहीं होता। तो बात समझ में आ गई ना। तो अब ऐसा कोई दिमाग में ये रहे कि डाउट कि मैम यहाँ पे आ गया तो ये कैसे करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ये तो हमारा एक शब्द है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 कहता है कि त्व प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। अब जिस तरह से य के साथ ता का प्रयोग नहीं होता, वैसे ही त्व के साथ भी ता का प्रयोग नहीं होता। तो जैसे शब्द हमारा दिया है निजत्व होता है, तो निजत्व के साथ हम ता नहीं लगा सकते, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे फिर इसको, तो हम इसको निजत्व लिखेंगे, ये सही होगा, या फिर हम इसको निजता लिखेंगे, तब ये सही होगा। ठीक है, तो निजत्वता ये शब्द सही नहीं होगा, या तो निजत्व इतना सही है, या तो फिर निजता ये सही है। ठीक है, उतार लो इसको। यहाँ पे एक छात्र ने पूछा है कि मैम ये कैसे पता करेंगे कि लघु परिवर्तन करना है कि दीर्घ। तो बेटा ये आप पता करेंगे प्रत्यय को देखकर। जैसे मैंने प्रत्यय बताया, अब एक तो आपके सामने ये प्रत्यय आ गए, तो आपको इन्हें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा प्रत्यय है जो इस प्रत्यय के साथ ये वाला परिवर्तन जाएगा। तो ये थोड़ा दिमाग में आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, जब हम सोच लेते हैं, दिमाग में थोड़ा सा रखते हैं, याद रखते हैं, तो हमको पता चल जाता है। या फिर जैसे आपको ये पता है कि लोहा से लुहार बना, तो आपको ये पता है कि लोहा से लुहार बना, ये शब्द आपको आता है, तो इसमें आप अपने आप देख के निकाल लेंगे कि लघु परिवर्तन हुआ कि दीर्घ परिवर्तन हुआ, तो उनमें शब्दों से पता चल जाता है। ठीक है, ये लिख लिया। अब इसके बाद आता है कुछ स्त्री प्रत्यय होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रत्यय अलग से हैं, स्त्री प्रत्यय, जो क्या करते हैं पुल्लिंग से क्या बनाते हैं, स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं जैसे शब्द दिया है, अब इनमें कौन कौन से प्रत्यय हैं हमारे जो स्त्री प्रत्यय में आ जाएंगे। तो जैसे दिया है आनी प्रत्यय। आनी प्रत्यय जैसे सेठ से में आनी लगाकर सेठानी हो गया, गुरु से आनी लगाकर गुरुआनी हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये कुछ भी जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ इसने क्या किया कि सेठ का अ हटा के तो आनी जोड़ दिया तो सेठानी हो गया, लेकिन गुरु में नहीं हटाया इसने, गुरु में ये ज्यों का त्यों जुड़ा है। तो अब ये कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, ये हमें समझ से बाहर आता है। नहीं तो ये क्या होना चाहिए था, गुरानी होना चाहिए था जैसे बना है, लेकिन ये नहीं बना। हमारे विद्वानों ने इसको कैसे रखा है, किस तरीके से रखा है, हम इस पे कुछ कह नहीं सकते। तो बस हम इतना लगा सकते हैं कि सेठानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आनी, और गुरुआनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आनी। तो कुछ बातों को हमें मानना पड़ेगा जस का तस। यानी ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास है तरीका, मैंने एक रिसर्च किया है, रिसर्च करके रखा है, अगर मैं आप लोगों को वो बताऊं तो वो अभी सही नहीं होगा, क्योंकि वो रिसर्च तो मेरे पास तक है, अभी वो समाज में फैली नहीं है, तो अब उसे सही नहीं करेंगे। तो जब तक कोई चीज़ नहीं आती है हमारी समाज में और आयोग उसे सही नहीं मानता है, तब तक तो हमें वही पुराने ढर्रे पे चलना पड़ेगा, चाहे वो गलती क्यों ना हो, क्योंकि हम तो नंबर के लिए काम कर रहे हैं ना। अगर मान लो कि मैं किसी कॉलेज में पढ़ा रही होती और आप वहाँ पढ़ते होते, तो वहाँ मैं ही कॉपी चेक करती, तो मैं बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट मानती ना जो मैं आपको पढ़ाती। लेकिन यहाँ पे तो आपकी कॉपी जो है वो किसी और के पास जाके चेक होंगी, तो हमें वो कॉन्सेप्ट मानना पड़ेगा जो कोई और जानता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे कि ये कैसे बना, अभी हमें इसको जस का तस याद रखना पड़ेगा। तो ऐसे दो चार कुछ शब्द हैं जिनको आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे दिया है ई प्रत्यय, तो पुत्र में पुत्री यानी ई जोड़ा, दादा में दादी लगाया तो दादी बन गया। ठीक है, ई बना के बेटा से बेटी हो गया। आ प्रत्यय लगाकर सुत में सुता, श्याम से श्यामा। इसी तरह से इन प्रत्यय लगाकर सुनार से सुनारिन, धोबी से धोबिन। इस तरह से आइन प्रत्यय लगाकर हम यहाँ देखेंगे ठाकुर में आइन लगा दिया तो शब्द बन गया ठकुराइन। ठीक है, इसी तरह से ओझा में आइन लगाया तो ओझाइन हो गया। अब इसी तरह से इका प्रत्यय लगाकर, जैसे लेखक में लगाया हमने इका,
तो ये हो गया लेखिका। इसी तरह से नायक में इका लगाया तो क्या हो गया नायिका, सेवक में इका लगाया तो क्या हो गया सेविका, गायक में इका लगाया तो गायिका। अब यहाँ आप देखेंगे कि मैम अगर हम इनमें सेवक में नहीं लगा रहे, हम लगा रहे सेवा में इका लगा रहे हैं। जैसे हमने इससे पहले सुनार से सुनारिन बनाया, उस तथ्य पे नहीं लगेगा ये क्या लगेगा, जैसे हमने ये लेखक शब्द था तो इसमें लेख है ना हमारा, इसमें हमारा अक जुड़ा है, तो हमें ये अक बाहर निकालना पड़ेगा और तब हम क्या जोड़ेंगे इका जोड़ेंगे। तो क्योंकि ये किससे बना है धातु से बना है, तो धातु हमारा क्या है लेख है वहाँ से, ठीक है, वहाँ पे ये हमारा बना तो लेखिका बन गया। तो जो इका प्रत्यय है वो हमारा अक प्रत्यय को हटाकर और तब बनता है उससे शब्द। लेकिन जो आइन शब्द प्रत्यय है वो उससे पहले, इन प्रत्यय जो है वो उससे पहले वाले किसी प्रत्यय को नहीं हटाता, वो उसके पीछे जुड़कर ही बनता है, ठीक है। जैसे सुनारिन बना या लुहारिन बना, इस तरीके से। यहाँ पे वती प्रत्यय लगाकर, बलवान शब्द है इसमें वती, तो वान हटाकर वती लगाया, भगवान हटाकर वती लगाया, भगवती बना, धनवान हटाकर वती लगाया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हमें पता चलता है। अब इसके बाद ये आता है आपका मति, इस मति को काट के करो ये मति, ये जो मति यहाँ पे लिखा हुआ है इस मति का मतलब बुद्धि है, ठीक है, तो इसको सही करो, ये मति होगा, ये प्रत्यय है। बुद्धिमान बुद्धिमती, तो इसको भी सही करना, फिर ऐसे काट लेना इसको, तो बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रीमान तो श्रीमती। इस तरह से आता है आपका। इया प्रत्यय लगाकर बंदर में बंदरिया, बूढ़ा में बुढ़िया, ठीक है। इसी तरह से नी प्रत्यय लगाकर मोर में नी जोड़ा, अब ये ऐसा ही जुड़ गया डायरेक्ट, मोरनी शेरनी। अब वी प्रत्यय लगाकर, जैसे साधु है तो साधु से बन गया वी लगाकर साध्वी बना दिया, तो साधु में क्या हुआ ऊ हटकर वी जुड़ गया इसमें, तो तब ये बन गया साध्वी। तो देखो अभी आपको ये बताऊं कि ये जो प्रत्यय हैं हमारे, इन प्रत्ययों को किसी भी किताब में इस तरह से व्यवस्थित नहीं किया गया है कि कौन सा प्रत्यय किस नियम के तहत आता है, कि कौन कौन सा प्रत्यय हमें कहाँ कहाँ पे याद करना है। आप कोई भी किताब उठा के देखेंगे मार्केट की, उसमें अलग अलग पढ़ा होता है, मतलब हर शब्द का अलग ही बताया जाता है कि इसमें ऐसे हो गया, इसमें ये प्रत्यय जुड़ा है, इसमें ये प्रत्यय जुड़ा है। किसी भी प्रत्यय को सही ढंग से एक जगह उठा के नहीं दिया है। तो मैंने यहाँ बहुत थोड़ी कोशिश की है कि इतने सारे प्रत्यय को एक जगह, जैसे एक तरह का नियम होता है तो वहाँ पे उनको लगा कर रखा जाए उस तरह से, तो ये आपको थोड़ा दिया हुआ है। तो ये प्रत्यय हमारे हो गए, यानी ये प्रत्यय था लगाना। अभी हमने क्या सीखा था कि प्रत्यय को हम कैसे लगाते हैं किसी शब्द में। अब आता है हमारा प्रत्यय के प्रकार, कि प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। अगर आप किताबों पे जाएंगे तो अलग अलग किताबों में आपको इनकी संख्या अलग अलग मिलेगी, लेकिन अभी तक आयोग ने जो माना है प्रत्ययों को 2 प्रकार का ही माना है। कुछ किताबों में जाएंगे तो प्रत्यय 4 प्रकार के बताए जाते हैं, कि प्रत्यय 4 प्रकार के हैं, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय और क्रिया प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, ऐसे करके उनको 4 प्रकार के मान लेते हैं। लेकिन आयोग अभी तक जो चलता है वो ये 2 प्रकार में ही चलता है, कि 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया यानी धातु के अंत में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और इन प्रत्ययों को जब ये इनका परिवर्तन कर देते हैं तो ये उस समय परिवर्तन किया हुआ शब्द क्या कहलाता है कृदंत कहलाता है, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पे कहते हैं कि जो आपका तदित प्रत्यय है वो क्या होता है, तो ये वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ते हैं, ये क्या कहलाते हैं तदित प्रत्यय कहलाते हैं। और जब ये जुड़कर जो शब्द बना देते हैं उस शब्द को हम क्या कहते हैं तदितांत कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी परीक्षा में 1 नंबर के ये 2 प्रश्न है कि जिस प्रत्यय में, जिस शब्द में कृत प्रत्यय लग जाता है तो वह शब्द क्या कहलाता है कृदांत कहलाता है, ठीक है, कृदंत कहलाता है। और जिस प्रत्यय के अंदर हमारा तदित प्रत्यय लग जाता है तो वो तदितांत कहलाता है, ठीक है, ये आ जाता है। फिर दूसरा इसमें प्रश्न आता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के पीछे लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं तदित प्रत्यय, और क्रिया यानी धातु के पीछे लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं कृत प्रत्यय। तो आप इसको ऐसे याद कर लेना, क से क्रिया, क से कृत, तो इससे आपको याद रहेगा, और बाकी जो बचा वो क्या हो गया हमारा तदित प्रत्यय।
तो यहाँ पे आ जाता है। तो अब देखो क्या होता है कि प्रत्यय आपके ये दे तो दिए, दो भागों में बांट तो दिए, लेकिन ये दो भागों में आपके बंटते नहीं है। ये कैसे होता है समझ लो। जैसे ये हमारे प्रत्यय, ठीक है, अब ये प्रत्यय है हमारे, और इसमें हमें दिया कि ये प्रत्यय हमारे दो प्रकार के हैं। एक होगा हमारा कृत प्रत्यय और एक हो गया हमारा तदित प्रत्यय, ठीक है। अब देखो यहाँ हम देखेंगे कि जो है हमारे कृत प्रत्यय हैं ये सारे एक जैसे नहीं है, इसमें भी दो प्रकार के हैं, और इसी तरह से तदित प्रत्यय हैं, इसमें भी दो प्रकार के हैं। मतलब कुछ प्रत्यय हमारे ऐसे होते हैं जो सदैव क्रिया के साथ जुड़ते हैं, जो सदैव क्रिया के साथ, ठीक है। और कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो सदैव संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ते हैं। लेकिन कुछ प्रत्यय हमारे ऐसे होते हैं जो, कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जैसे हमारा ता प्रत्यय आ गया, ठीक है। ये ऐसा है कि ये इसका जब मन करेगा तब ये तदितांत हो जाएगा, और जब मन करेगा जब ये कृत प्रत्यय हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लो शब्द बनाया मैंने पढ़ना, पढ़ता, और शब्द आ गया जैसे मानवता, ठीक है। अब यहाँ आपको ये पता चल गया कि ये ता और फिर ये ता। अगर आपसे पूछा जाए कि पढ़ता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो तब आप कहेंगे कि ये क्या है? कृत प्रत्यय है, क्योंकि ये किस में जुड़ा है? क्रिया में जुड़ा है। और अगर ये पूछा गया कि मानवता में जुड़ा हुआ प्रत्यय कौन सा है, तो ये क्या कहलाएगा? तदित, तदित प्रत्यय कहलाएगा, क्योंकि ये किस में जुड़ा है? संज्ञा में जुड़ा है। तो ये ता हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारे कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो जब वो संज्ञा के साथ जुड़ जाते हैं या विशेषण के साथ जुड़ जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? तदित प्रत्यय कहलाते हैं। और जब वो क्रिया के साथ जुड़ जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो इससे हमको क्या समझ में आया? इससे हमको ये समझ में आया कि हमको कोई लिस्ट नहीं दी जा सकती कि ये प्रत्यय हमारे कृत प्रत्यय हैं और ये प्रत्यय हमारे तदित प्रत्यय हैं। तो फिर हम कैसे पहचानेंगे? तो हम शब्द के आने पर पहचानेंगे। जैसे ही शब्द हमारे सामने आएगा हम पहचान लेंगे कि इसका मूल शब्द क्रिया है या संज्ञा या विशेषण या क्या है, तो हमें पता चल जाएगा। जैसे पढ़ता आ गया आपके सामने, आपसे पूछा कि पढ़ता शब्द में जो प्रत्यय है यह कौन सा प्रत्यय है, तो आप देखेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि ता कौन सा है, आप ये सोचेंगे लगा किस शब्द में है। तो आपको पता चलेगा क्रिया में लगा है तो कृत प्रत्यय हो गया। फिर आपने देखा कि मानवता, तो ये किस में लगा है? तो ये मानव में लगा है, तो ये क्या हो गया? तदित प्रत्यय। तो ऐसे आपकी परीक्षा में यहाँ से ये पूछा जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से आता है। तो ये बहुत आसान है। अच्छा ही है कि हम रटने से बच गए, हमें आराम से पता चलेगा। हमें क्रिया और जो क्रिया और संज्ञा सर्वनाम इन सब में आता है, ये अंतर तो हमें आता ही है, तो हमें पता चल जाएगा। जैसे मान लो शब्द आ गया अपनत्व, ठीक है। अगर अपनत्व आ गया तो त्व लगा हुआ है, तो अपना क्या है? एक सर्वनाम है। तो हमें पता चल गया कि फिर त्व कौन सा प्रत्यय हो गया? तदित प्रत्यय हो गया। बस इतना ही है। तो ये इस तरह से आपका आता है और यहाँ आपके प्रत्यय समाप्त होते हैं। तो कुछ आपके प्रत्यय से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं। कैसे आपकी परीक्षा में प्रश्नोत्तर आएंगे ये भी समझ लो, ताकि आपको पता चले कि हमें आ रहा है या नहीं आ रहा। पहला प्रश्न है, जो शब्द के अंत में जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय है, स्वाभाविक सी बात है, जिसको पढ़ रहे हैं हम वही कहेंगे शब्द के अंत में। आगे दिया है जमादारिन, शब्द के अंदर अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आइन, आरिन, रिन या इन? तो जमादार शब्द में क्या लगा है? इन प्रत्यय लगा है, तो इन हो जाएगा।
नायक शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो नायक से नायिका बनता है तो इका प्रत्यय का प्रयोग होगा। ठीक है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अक प्रत्यय। तो लेख शब्द में क्या लगा है? अक प्रत्यय। ठीक है। शब्द हमारा दिया है कृदंत। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो क्र से क्रिया आ जाएगा। ठीक है। तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं कृदंत प्रत्यय। किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है? दादी, बकरी, लोरी, देवी। लोरी। आपको पता है दादी से ई हटाकर दादा बन जाएगा, बकरी से ई हटाकर बकरा बन जाएगा, और देवी से ई हटाकर देव बन जाएगा। ठीक है। तो लोरी से लोरा नहीं बनेगा। ठीक है। इसी तरह से तो लोरी शब्द अपने आप में सार्थक शब्द है, तो यही हमारा है जिसमें प्रत्यय नहीं है। आगे दिया है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? खाना, गाना, रोना, खजाना। तो खजाना शब्द अपने आप में क्या है? एक सार्थक शब्द है, तो खजाना में प्रत्यय नहीं है, बाकी सब में क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर, मगर, अगर मगर, जादूगर। तो जादूगर शब्द में लगा हुआ है प्रत्यय जादू प्लस गर। ठीक है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विचलित, अधिक, पुलकित, धनिक। देखो, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आया था। शब्द था विचलित, अधिक, पुलकित और धनिक, और इसने पूछा कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो अगर हम यहाँ देखें, इसने उत्तर दे दिया धनिक, इसमें प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो विचलित शब्द में भी प्रत्यय लगा है और पुलकित शब्द में भी प्रत्यय लगा है। कैसे? यहाँ पर अब ये आयोग ने दिया था, किस तरह से दिया था इसका समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाहता था। ये जो विचलित शब्द है इसमें है विचल। विचल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? इत प्रत्यय लगा है। ठीक है। तो जब ये बना शब्द विचलित। अब विचल शब्द किससे बना है? चल में वी उपसर्ग लगा है। चल माने चलना, और वी से मतलब हो गया एक जगह स्थिर मतलब न होना। तो जैसे हम कहते हैं विचलित का मतलब क्या होता है? जब हम परेशान होते हैं, हमारा मन एक जगह स्थिर नहीं होता। तो विचल का मतलब भी है एक जगह स्थिर नहीं होना। ठीक है। तो इसी में इत लगाकर शब्द बना विचलित। तो अब विचलित शब्द को देखें तो इसमें हमारा प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है और हमारा उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब जो ये पुलकित शब्द है तो ये बना है हमारा पुलक शब्द से। ठीक है। पुलक शब्द में इत प्रत्यय लगा है। पुलक शब्द का मतलब होता है आनंद, और पुलकित का मतलब होता है आनंदित होना। ठीक है। तो इसमें भी हमारा प्रत्यय लगा है, इत प्रत्यय लगा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा इससे बाहर है? तो ये बाहर तो नहीं है हमारा इससे। तो इसका मतलब फिर ये है कि इस प्रश्न में गड़बड़ रही है, गलती रही है। अब आप अगर देखोगे जो आपको यूट्यूब पे, इस पे अगर आप देखें गूगल बाबा पे, तो आपको यही शब्द ना सेम टू सेम मिलेगा, और सबने इसका ऐसे ही लगा रखा है उत्तर, जो क्योंकि आयोग ने धनिक दिया था इसमें, क्योंकि धन प्लस एक लग गया इसमें, तो ये आ गया उत्तर। लेकिन जब हम इस पे गौर से देखते हैं और हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें तो इस तरह से प्रत्यय है, तो फिर तो ये प्रश्न ही सही नहीं बनता। या तो ये प्रश्न ये रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो उत्तर फिर हमारा क्या आ जाएगा? अधिक आ जाएगा। ठीक है। तो अब आप इसको सुधार लीजिए, क्योंकि मैंने बता दिया यहाँ पे। अब आप लिख लो ताकि आपको भविष्य में याद रहे। जहाँ विचलित दिया है, विचलित के आगे बराबर का निशान करके विचल प्लस इत लिख लो। ठीक है। पुलकित के सामने पुलक प्लस इत लिख लो, और धनिक के सामने धन प्लस इक लिख लो। ठीक है। तो प्रत्यय तो हमारा इन तीनों में लगा है। अब यहाँ पे इस प्रश्न को सही कर लो। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? और फिर उसके बाद इसका उत्तर अधिक लगा लो। इस तरह से प्रश्न को सुधार लो।
हो गया। चलो अगला प्रश्न बताओ। दिया है नंबर 10, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय नहीं है? विकल्प दिया है लोग, गण, वर्ग, जन। वर्ग, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? वर्ग। अब जो ये लोग, गण, जन, ये प्रत्यय कैसे हैं? क्योंकि ये किसी शब्द के पीछे लगकर उसका बहुवचन बना देते हैं। जैसे नेता शब्द है, तो नेता शब्द के पीछे लोग लगकर क्या होता है? नेता लोग का बहुवचन बना दिया। ऐसे ही गण, भक्त गण बहुवचन बना दिया। ऐसे ही जन, गुरु जन, तो बहुवचन बना दिया। तो ये जो वर्ग है, अब हम कहें छात्र वर्ग, तो छात्र वर्ग ये बहुवचन नहीं बनाता, और ये लगेगा भी कैसे? अलग अलग। लेकिन ये सब ना सुरेखा के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे हमने कहा, मान लो हमने कहा भक्तजन, तो भक्तजन जैसे हम लिखते हैं तो हम इसे सुरेखा के साथ लिखते हैं, तो साथ में तो ऐसे शब्द बनता है, तो ये प्रत्यय लगता है। प्रत्यय हमेशा उसके साथ सुरेखा से जुड़ता है, तो ये तीनों प्रत्यय बन जाते हैं। ये कई बार रिपीट होता है प्रश्न आपका, तो इसको ध्यान में रखना। अगला आता है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 11। नौकर शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो आनी लगाएंगे, नौकर में आनी लगा देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? नौकरानी, ठीक है। व्यवहार शब्द में इक लगने पर क्या शब्द बनेगा? क ख ग घ बताना है। क्या बनेगा? घ, व्यावहारिक, ठीक है, तो ये वाला बनेगा हमारा चौथा। पाठिका शब्द में प्रत्यय लगा है कौन सा? आ, का, इका, इका। तो छोटे वाला, बड़े वाला? छोटे वाला, ग आ जाएगा इसका उत्तर, पाठिका, ठीक है, पाठ शब्द से बना है। अब किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, व्यायाम, सुंदरता, सृजन। तो यहाँ पे सुंदरता शब्द आ गया, क्योंकि ता इसमें लगा है सुंदर शब्द में, तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। आगे आता है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है, यानी जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है? मालिन, कुरूप, सजीव, पराजय। मालिन, हम प्रत्यय की बात कर रहे हैं, बाकी तीनों में क्या है? उपसर्ग लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे मालिन शब्द हो जाएगा, माली में इन लगाया है, ठीक है। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? कल्पना, जमाना, दौड़ना, सपना। तो यहाँ पे दौड़ना शब्द में हमारी क्या आ गई? प्रत्यय आ गई। बाकी तो हमारा शब्द जो है क्या है? सार्थक शब्द है। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। लावा अपने आप में एक सार्थक शब्द है, ठीक है। बुढ़िया शब्द में प्रत्यय लगा है आनी, अक, या, एरा। बूढ़ा शब्द में या लगा के बना बुढ़िया। निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? मानवता, सामाजिक, मिठास, दिखावा। तो कृदंत की बात कर रहा है, तो मानवता में मानव संज्ञा है, सामाजिक में समाज संज्ञा है, मिठास में मीठा विशेषण है, और दिखावा में देखना क्रिया है। तो ये कृत प्रत्यय पूछ रहा है, कृदंत प्रत्यय की बात कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? क्रिया, ये घ हो गया, दिखावा। निम्नांकित में कौन सा शब्द तदित प्रत्यय है? तो तदित प्रत्यय हमारा क्या दिखाता है? तैराक, मिटाना, दुधारू, लिखना। तो तैराक तैरना से बना है, यानी क्रिया। मिटाना, मिटाना एक क्रिया है, ठीक है, लिखना एक क्रिया है। और दुधारू किससे बना है? दूध से। तो दूध क्या है? एक संज्ञा है, तो इसमें लगा, तो ये हमारा क्या हो गया? तदित, ठीक है। तो आरू प्रत्यय लग के दुधारू हो गया, तो ये हमारा तदित प्रत्यय हो गया और तदितांत हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे प्रश्न हैं, ऐसे ही आपकी परीक्षा में आते हैं, तो मैं समझती हूँ कि आप बहुत आसानी से इन्हें कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया। 20 का जो ख दे रहे हैं बेटा, ध्यान से, ऐसे नहीं गड़बड़ मत करो, गड़बड़ घोटाला। 20 का ग हो जाएगा, दुधारू, ठीक है, पूरा पढ़ के दो। तो ये हमारा यहाँ पे प्रत्यय समाप्त हो गया, ठीक है। अब सोमवार को जो हमारी क्लास होगी, हाँ, परा, परा, हाँ हाँ, पर भी होता है, परा भी होता है, जय है ना,